हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबिंग यूनिवर्सिटी में एफवाईपी सेमेस्टर थर्ड एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां पर जुड़ जाइए ताकि किसी प्रकार का अपडेट आएगा वहां पर आपको जल्द से शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या सबसे पहला सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि देखिए, सवाल पूछने का ढंग बहुत सारा हो सकता है कि अगर पूछा जाए कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है उसका संगठन, उसके जो क्षेत्र अधिकार है उसकी आपको विवेचना करना है। डिस्कस द कंपोजिशन एंड जुडिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसी सवाल को देखिए दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके संगठन का आपको वर्णन करना है और उसकी स्वतंत्रता के लिए जो हमारे आवश्यक शर्तें हैं उनका आप परीक्षण करिए, यानी डिस्क्राइब द composition of the Supreme Court and discuss how the independence of Supreme Court is granted in Constitution। देखिए इसी तरह सवाल पूछा गया। आप खुद देखिए कि आपको सवाल भले ही पूछा गया है लेकिन इसी सवाल का देखिए मायने कई अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यही सवाल देखिए अगला, कोई नियम में चेंज नहीं किया। डिस्कस यहाँ पे भारतीय जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार का उल्लेख करें और इसकी जो स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार से यहाँ पर की गई यह बताना है। डिस्कस द जुडिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाउ हैज द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कोर्ट बीन गारंटेड। तो हमारे पास ये सवाल, तो एक ही सवाल को तीन तरीके से पूछा जा सकता है लेकिन अर्थ आप एक ही निकालिएगा। नो डाउट कि अलग अर्थ निकाल सकते हैं। क्यों, आपको पूछा जाएगा तो भाई आप एक ही प्रकार लिख दीजिएगा। और आपसे बच्चों को बता दूं कि एमडीसी पेपर में देखिए आपके पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि आपका सिलेबस जो है ना बहुत बड़ा है। आपने अंडरस्टैंड ये टॉपिक पढ़ा था, उसमें डेमोक्रेसी था, साइलेंट फीचर्स और डेमोक्रेसी, वही सब देखिए कुछ कुछ टॉपिक है, लेकिन वहां एमसीक्यू आ गया था। यहाँ आपका देखिए क्या होगा, सब्जेक्टिव बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सिलेबस के हिसाब से तो भैया दिया हुआ 75 नंबर का पेपर दिया हुआ है। अब हमारी यूनिवर्सिटी क्या करे वो तो देखने पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का आपको सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप चलिए हम लोग एक एक सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या बताया गया है। पहला यहाँ पर है कि अन्य संघीय राज्यों की तरह हमारा जो भारतीय संघ ने में संविधान एवं राज्य की जो संघात्मक को रक्षा करने तथा संघ एवं राज्यों के बीच जो हमारे कोई भी विवाद अगर उत्पन्न होता है तो उसको दूर करने के लिए हमारे पास एक स्वतंत्र, एक सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की यहाँ पर हमारी स्थापना की गई है। गणतंत्र भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के आधार पर उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो हुआ था हमारे पास वो 26 जनवरी वर्ष 1950 को हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस स्तर के न्यायालय को फेडरल कोर्ट कहा जाता है। जब स्वतंत्रता में प्राप्त हुई थी उसके बाद इस कह सकते हैं इस स्तर के जो कोर्ट था उसे क्या कोर्ट कहा जाता, तो फेडरल कोर्ट के नाम से अंदर, परंतु ये सर्वोच्च नहीं था क्योंकि उसके निर्णय खिलाफ जो कह सकते प्रीवी काउंसिल ही अपील यहाँ पर की जा सकती थी। अब आगे बताया हुआ है कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय का जो संगठन हुआ था किस प्रकार बना था ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, तो भारतीय संविधान की जो धारा है 140 एक के मूल व्यवस्था में कहा गया था कि भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारे पास एक उसमें क्या होगा, मुख्य न्यायाधिपति होगा, यानी मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस में होगा, तथा जब तक संसद जो है विधि द्वारा इस संख्या की नहीं बढ़ोतरी या फिर कह सकते अधिक से अधिक 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर ये बनेगा। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हो उस दिन इनमें से कह सकते इसमें एक क्या था, मुख्य न्यायपति था, तो 7 अन्य न्यायाधीश थे। बाद में संसद ने कई बार इस संख्या में क्या की वृद्धि की। वर्तमान समय में कहा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में हमारे एक मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे पास, और 26 अन्य कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास न्यायाधीश है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ बातें बताई गई यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद वह सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों के बीच जो कह सकते न्यायालय है कि उन न्यायाधीशों की परामर्श कर सकता है जिससे वो प्रयोजनार्थ उचित समझे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने परामर्श करना उसे आवश्यक यानी जरूरी है, परंतु राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वो उनके परामर्श को स्वीकार करे। वस्तुतः इन नियुक्ति में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का जो परामर्श होता है वह अंतिम फैसला होता है तथा राष्ट्रपति उनके परामर्श को मानने के लिए क्या होते हैं, बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया देखिए क्या क्या हमारे पास है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है भारत के सीजेआई, कमेंट बॉक्स में चलिए बताइए तो अभी आप सही बच्चे कि वर्तमान हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कौन है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, कमेंट के बॉक्स में। तो वहां प्रधान होता है, यदि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश का जो स्थान यानी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका पोस्ट अगर रिक्त है तो उस समय कार्य क्या होगा, उस न्यायालय के उस न्यायाधीश द्वारा स्थापित हो गए जिसे राष्ट्रपति क्या करेंगे इस प्रयोजन में, मतलब इससे राष्ट्रपति जिसे बताएंगे कि हाँ ये उनका कार्य को करेंगे। डेप्यूटी जैसे आपने सुने कमिश्नर रहता है, डेप्यूटी कमिश्नर होता है। जब हमारे पास स्पीकर नहीं रहता डेप्यूटी क्या होते हैं, हमारे पास स्पीकर रखा जाता है ताकि वो सारे के जो सदन के कार्य होते हैं वो सब के सब करते रहे। इसी तरह यहाँ पर भी एक पॉइंट किया जाता है लोग को
अब हमारे पास देखिए बताया हुआ है कि न्यायाधीशों की जो अपेक्षित योग्यता है, मतलब क्या क्या कंडीशन होना चाहिए तभी ना बने, हर आदमी को तो नहीं बना सकते, इसलिए कुछ कंडीशन रखा गया है यहाँ पर कि आप क्या करिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 साल तक किसी भी उच्च न्यायालय या फिर जो लगातार 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में वो न्यायाधीश रह चुके तभी उनको बनाया जाएगा। कम से कम 10 साल तक लगातार 1 से अधिक न्यायालयों से क्या करना चाहिए, अधिवक्ता रह चुके हैं। राष्ट्रपति के नजर में सुप्रसिद्ध मतलब बहुत फेमस हो तभी होना चाहिए, अदरवाइज उनको नहीं बनाया जा सकता, इस पर कंडीशन रखा गया है। अब न्यायाधीशों का देखिए जो कार्यकाल होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश है उनका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं, लेकिन इसके पूर्व भी वो लिखित त्यागपत्र देके अपने पद से हट सकते हैं। 65 वर्ष की आयु के बिना या पूर्व बिना राष्ट्रपति के आदेश के उन्हें नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी देगा जब उनके पास एक ही सत्र में क्या होंगे, संसद का प्रत्येक सदन अपने कुल सदस्यों को बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित जो निवेदन पत्र प्रेषित करे तभी उनको मिल सकता है। अमुक न्यायाधीशों की जो कह सकते हैं सिद्ध दुराचार तथा अक्षमता के आधार पर पदयुक्त कर दिया जाए। मूल व्यवस्था में आयु जो सीमा है वो 62 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। अब सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद किसी भी अन्य न्यायालय में ना ही क्या कर सकता, वकालत कर सकता, ना ही किसी अधिकारी के अधीन कोई यहाँ पर कार्य कर सकता। ये कुछ कंडीशन रखा गया हमारे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के लिए, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके लिए कुछ कंडीशन रखा गया है। अब अगला पॉइंट बताया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र अधिकार होता है, और यही सवाल देखिए अलग से पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार की विवेचना करें, चर्चा करें। तो सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है। इसके उसके नियम जो होते हैं हमारे पास वो अंतिम होते हैं तथा इसके निर्णयों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। संविधान की धारा 129 के तहत वह कह सकते हैं यह एक अभिलेख न्यायालय भी है, अर्थात इसके निर्णय एवं कार्रवाई हमेशा याद और प्रमाण के रूप में रिकॉर्ड स्वरूप यहाँ रखे जाते हैं, तथा कोई भी न्यायालय जो होगा इसके प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दे सकता। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार का जो कैसे अध्ययन हम निम्नलिखित कुछ शीर्षक के आधार पर यहाँ पर करेंगे। जैसे पहला ही बताया हुआ यहाँ पर ओरिजिनल जुडिक्शन यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हमें बताया गया, ठीक है। तो वैसे मुकदमे जिन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के दायर में दायरा किया जाता है, इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में पढ़ने वाले मुकदमे हैं। इस क्षेत्राधिकार में पढ़ने वाले मुकदमे देखिए 2 प्रकार के होते हैं, 2 कंडीशन। तो देखिए इसे 2 कैटेगरी में से बांट दिया गया है। एक एक्सक्लूसिव जुडिक्शन यानी कहा जाए इसे हिंदी में तो अनन्य क्षेत्राधिकार, और दूसरा हमारे पास इस कैटेगरी में रखा दिया गया ऐसे मुकदमे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालयों में भी लाया जा सकता है। इसे 2 कैटेगरी में से बांट दिया गया, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, और इसी में देखिए कन ए नंबर पॉइंट में बांट दिया गया हमारे पास संवैधानिक प्रश्न संबंधी यहाँ पर रखा गया है। दूसरा नंबर पॉइंट में लिखा सकते हैं जो फौजदारी मामलों संबंधी प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पर। तीसरा जो सी नंबर पॉइंट में लिख सकते हैं आप दीवानी मामलों की अपील होगी। और जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास परामर्शदात्री अधिकार है। चौथा नंबर पॉइंट जो हमारे पास है वो आवृत्ति संबंधी क्षेत्राधिकार है। 5वां नंबर पॉइंट है हमारे पास जो मौलिक अधिकारों की संरक्षण करना, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनकी संरक्षण करने का अधिकार भी किसको दिया गया, भारत के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ही क्या करेगा, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको बचाएं, डिपार्टमेंट उन्हीं के पास रहता है। 6वां नंबर पॉइंट है हमारे पास न्यायिक पुनर्लोकन का अधिकार दिया हुआ है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है। 7वां नंबर पॉइंट हमारे पास अन्य अधिकार भी कुछ ये बताया गया, ठीक है। तो ये हमारे पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है एमडीसी पॉलिटिकल साइंस का। अब मैं आपसे बच्चों को बता देता हूं कि इसके अलावा देखिए जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा का सारा आपको टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ के थ्रू अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन बना दिया जाएगा, आंसर रहेगा तो मैं आपसे बच्चों को आंसर भी वहां पर पीडीएफ के समय डाल दूंगा। तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं आपसे बच्चों को बता देता हूँ क्योंकि क्लास 11 का पेपर शुरू होने वाला, तो क्लास 11 के बच्चों को कुछ पढ़ाना है, फिर आपसे बच्चों के जो सेमेस्टर 1 के बच्चे उनको पढ़ाना है, इसलिए उन पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बता दिया, बाकी सारा क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत, अच्छे से पेपर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।